नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की मैथन क्लास 9 में। आज से पहले आपकी ट्रिपल सी की 8 मैथन क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने अपने 8 चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया है। आज आपका चैप्टर नंबर 9 होने वाला है, जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको क्लास के अंत तक जुड़े रहना है, क्योंकि इस मैथन क्लास में डेली आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया जाता है, जो आपके 8 चैप्टर हो चुके हैं। यदि आपने पिछली मैथन क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन पे जाकर वो मैथन क्लास देख सकते हैं, क्योंकि वो मैथन क्लास आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा 9वां चैप्टर लास्ट मैथन क्लास है, तो पहली मैथन क्लास का जो हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से लेकर लास्ट चैप्टर आपका साइबर सिक्योरिटी एंड आईओटी इंटरनेट से आपका जो लास्ट चैप्टर है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो साइबर सिक्योरिटी होती है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ पूरा टॉपिक कराने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को सभी साथियों में शेयर कर देना है और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो साइबर सिक्योरिटी है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर को तेज बनाना, डेटा को डिलीट करना, इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना, ये इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। तो साइबर सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा का मतलब होता है, सिक्योरिटी मतलब होता है सुरक्षा, और कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इन्फॉर्मेशन की सुरक्षा रखना, इन्फॉर्मेशन की सुरक्षा रखना किसके अंतर्गत आ जाता है? तो वो हमारा साइबर सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको एक्सप्लेन मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य डेटा सिस्टम और नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस, वायरस हैकिंग और साइबर अटैक से सुरक्षित रखना, इस प्रकार से आपका आंसर होगा। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी मिलने वाला है, तो आप साथ साथ कमेंट करते चलेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएंगे। पूछा गया है कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस होता है, आखिर ये क्या होता है? तो हार्डवेयर खराब करने वाला उपकरण, एक प्रकार का एंटीवायरस, स्वयं फैलने वाला मेलिशियस प्रोग्राम या इंटरनेट सर्विस। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और सारे ऑप्शन पढ़ता हूँ, तब तक आप आंसर लगा सकते हैं। यदि आपका आंसर गलत भी हो जाता है तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं उसका सही आंसर आपको बताने वाला हूँ। जैसे कंप्यूटर वायरस होता है, वो क्या होता है? तो याद रखेंगे, स्वयं फैलने वाला मेलिशियस प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखेंगे जो एक्सप्लेन है, वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो एक फाइल से दूसरी फाइल में फैलता है और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। वो आपके इंटरनेट या पेन ड्राइव के माध्यम से भी फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है? जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, आखिर इसका कार्य क्या होता है? इंटरनेट चलाना, वायरस को बनाना, वायरस को डिटेक्ट और रिमूव करना, या डेटा को इनक्रिप्ट करना। तो जो हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका प्रयोग होता है वायरस को डिटेक्ट, वायरस को पहचानना और उसको हटाना, ये हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको सबसे पहले दिया जाएगा। जैसे आप कमेंट करते हैं तो 15 से 20 मिनट या 1 घंटे के अंदर आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस, मेलवेयर, स्पाईवेयर को पहचान कर उन्हें हटाने या रोकने का काम होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। किन किन को रोकेगा? ये आपके वायरस हो गया, मेलवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, उनको पहचान कर हटाने या रोकने का कार्य कौन करता है? तो वो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करता है। मतलब कहीं ना कहीं से आपकी सुरक्षा कर रहा है आपके सिस्टम की। फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? जो फायरवॉल होता है, आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर को बंद करने के लिए, नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए, प्रिंटर चलाने के लिए, या फाइल को कंप्रेस करने के लिए। जो हमारा फायरवॉल होता है, आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखेंगे, फायरवॉल का प्रयोग होता है नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए। नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलवेयर का सही अर्थ क्या? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाता है, फायरवॉल क्या है, मेलवेयर क्या है? तो आप कहेंगे जो फायरवॉल होता है वो अनाधिकृत एक्सेस को रोकने का कार्य करता है। आखिर मेलवेयर का क्या अर्थ होता है? तो मेलवेयर होते हैं वो आपकी मेलिशियस सॉफ्टवेयर, जो आपकी हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपके मेलिशियस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं, मेलिशियस के अंतर्गत आ जाते हैं। जो आपके मेलवेयर होते हैं, जैसे मेलवेयर का सही अर्थ मैंने बताया, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस का मतलब होता है हानिकारक सॉफ्टवेयर। जो मेलवेयर है वो क्या है? एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, मेलवेयर का मतलब है हानिकारक सॉफ्टवेयर। जैसे आपका वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, ट्रोजन हो गया और स्पाईवेयर हो गया, ये सभी आपके हानिकारक
होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिशिंग क्या? जो फिशिंग है आखिर ये क्या है? गेम खेलना, फेक ईमेल या वेबसाइट द्वारा जानकारी चुराना, डेटा बैकअप करना या पासवर्ड चेंज करना। जो हमारा फिशिंग होता है आखिर ये क्या होता है? तो याद रखेंगे फिशिंग होता है फेक ईमेल या वेबसाइट से जानकारी चुराना। फेक ईमेल के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से जानकारी चुराना वो हमारा फिशिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होना चाहिए? यदि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हैं हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही बनाना चाहिए जिससे कि आपका डेटा कभी भी लीक ना हो या आपकी कई आईडी कभी भी हैक ना हो। तो एक जब आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में लेटर भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए और सिंबल भी होने चाहिए। तो इस प्रकार का पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। जैसे अपने पासवर्ड ही बना रहे हैं तो मैंने पी लिख दिया कैपिटल, ए स्मॉल लिख दिया, @ लगा दिया, डॉलर का चिन्ह लगा दिया, हैश का चिन्ह लगा दिया, एक आध दो नंबर डाल दिए। तो इस प्रकार का पासवर्ड काफी कठिन हो जाता है जिसको हैक करना संभव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि 2FA का फुल फॉर्म क्या होता है? जो 2FA होता है 2FA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 2FA का फुल फॉर्म होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें मतलब कहीं से आपको दो बात की जा रही है तो केवल पासवर्ड नहीं हो सकता, केवल ओटीपी नहीं, केवल फिंगरप्रिंट नहीं, क्योंकि 2 लिखा है तो 2 का मतलब हो गया डबल और कहीं ना कहीं से डबल सिक्योरिटी की बात की जा रही है। तो पासवर्ड के साथ ओटीपी वेरीफाई ये आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। और 2FA का फुल फॉर्म होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहां पर आपका जैसे आपकी आईडी और पासवर्ड किसी को पता भी चल गया तो आईडी और पासवर्ड पता चलने के बाद आपका मेन चीज तो ओटीपी के बगैर आपका वेरीफाई नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्पाईवेयर क्या करता है? जो स्पाईवेयर होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है? डेटा सुरक्षित करना, यूजर की गतिविधि पर नजर रखना, सिस्टम स्पीड बढ़ाना, यह एंटीवायरस है। तो याद रखेंगे स्पाईवेयर होता है वह यूजर की गतिविधि पर नजर रखता है। यूजर की गतिविधि पर कौन नजर रखता है? तो वो आपका स्पाईवेयर रखता है। और आप फिशिंग को पढ़कर आए थे, जो आपकी फेक वेबसाइट या फेक ईमेल के माध्यम से आपकी जानकारी चुराता है वो आपका फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जो रैनसमवेयर है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कहीं पर भी आपको रैनसमवेयर वर्ड मिलेगा तो वहां आपसे पैसे मांगने की बात की जाएगी। तो डेटा को इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगने का कार्य कौन करता है? तो डेटा को इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगने का कार्य करता है वो हमारा रैनसमवेयर करता है। क्वेश्चन आपसे पलट कर भी पूछ सकता है डेटा को इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगी जाती है, पैसे मांगे जाते हैं तो वो क्या होता है? तो वो रैनसमवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सिक्योर वेबसाइट की पहचान कैसे होती है? जो सिक्योर वेबसाइट होती है आखिर इसकी पहचान कैसे होती है? तो याद रखेंगे जब आप इस वीडियो को सभी साथियों में अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो आप जब वीडियो शेयर करेंगे तो जो आपका यूआरएल आएगा वो HTTPS के माध्यम से आएगा और उसमें लॉग भी हो सकता है। लेकिन जो HTTPS है इससे आपकी जो वेबसाइट होती है यूआरएल होता है वो शुरू होता है तो वो आपको सुरक्षित माना जाता है। और HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी सिक्योर वेबसाइट की पहचान होती है। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। और साथ ही यदि आपने अभी तक ट्रिपल सी दिव्यास्त ईबुक को नहीं खरीदा है तो आप दिव्यास्त ईबुक को खरीद सकते हैं जिसका प्राइस केवल 49 है। यह प्राइस आपका 28 फरवरी तक चलने वाला है और इसके बाद इस ई बुक का प्राइस 99 रुपये हो जाएगा। तो आप इस दिव्यास्त ई बुक खरीद सकते हैं। इस दिव्यास्त ई बुक के अंदर आपको प्रत्येक चैप्टर के सभी इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, फुल फॉर्म, शॉर्टकट की और साथ में मॉडल पेपर मिल जाएंगे जिसको आप पढ़कर अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि उसमें जो ट्रिपल सी का ऑफिशियल सिलेबस है उसी को पूरा करवाया गया है। तो आप ई बुक ले सकते हैं। ई बुक लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे आप मैसेज करते हैं आपको लिखना है हेलो सर ईबुक, तो आपके पास स्कैनर आएगा। जैसे ही आप 49 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देते हैं आपके पास वो पीडीएफ पहुंच जाएगा। अभी भी आपके पास 16 से 17 दिन का जो समय बचा हुआ है इसमें आप अपने पीडीएफ को पूरा पढ़ सकते हैं। लगभग 200 पेज हैं तो उनको आप पढ़ सकते हैं और उनको पेज को पढ़ने के साथ आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे। यकीन मानिए दोस्त आप भी अपने एग्जाम में बेहतर ग्रेड से पास होंगे जब आपने क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हो और थ्योरी भी कंप्लीट कर ली। तो आपको डर किस बात का? तो अपना प्रदर्शन पूरा 100% जब आप पूरी तैयारी कर लेंगे कि थ्योरी पढ़ लेंगे और क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे तो आप अपने एग्जाम में बेहतर ग्रेड से पास हो पाएंगे। तो यदि आप
लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक वाईफाई का प्रयोग करते समय क्या खतरा होता है? जो पब्लिक वाईफाई होता है, यदि जैसे आप कहीं भी जाते हैं और आपको फ्री का वाईफाई मिलता है, फ्री का वाईफाई कहने का मतलब है वहाँ पर आपको जो वाईफाई आपने कनेक्ट किया है उसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपका डेटा चोरी हो सकता है। तो कहीं पर भी आपको जैसे कहीं मार्केट जा रहे हो या कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पर जानकारी ना हो, तो वहाँ पर आपको वाईफाई किसी का खुला मिल गया और आपने कनेक्ट कर लिया, तो कभी भी अपनी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं उनको शेयर नहीं करना चाहिए। शेयर करने मतलब जैसे कि उसको वाईफाई वाले को शेयर नहीं करनी है, मतलब कहने का कि आपको अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में किसी प्रकार का ऐसे डेटा नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वो आपका चोरी हो सकता है। क्योंकि जो पब्लिक वाईफाई होता है उसमें जिसमें पासवर्ड नहीं होता है, उस वाईफाई को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता शायद आपका डेटा हैक भी हो सकता है उससे, जैसे आपने किसी को शेयर किया तो वो चोरी भी हो सकता है। तो पब्लिक वाईफाई का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे आपको वाईफाई यूज ही करना है तो अपने दोस्त भाई से कह सकते हैं, किसी से कह सकते हैं हॉटस्पॉट खोलने के लिए, लेकिन पब्लिक वाईफाई का प्रयोग बहुत ही रेयर कंडीशन में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा इंक्रिप्शन क्या है? जो डेटा इंक्रिप्शन है आखिर ये क्या होता है? तो याद रखेंगे, डेटा को कोड में बदलना। डेटा को कोड में बदलना क्या कहलाता है? तो डेटा को कोड में बदलना डेटा इंक्रिप्शन कहलाता है। आपने व्हाट्सएप चलाया होगा तो आपने बिल्कुल सर चलाया है, तो व्हाट्सएप में आपने देखो जब आप किसी से नई चैटिंग करते हैं तो उसमें लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। मतलब कहने का, जब आप किसी व्यक्ति, किसी दोस्त, किसी भाई को मैसेज करते हैं तो आपका कोड जो भी आपने लिखा वो एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसके पास आपने भेजा है सिर्फ उसी को पता चलेगा कि आपके द्वारा क्या भेजा गया है। जैसे आपने लिखा हेलो सर, सर्वर पर गया, वो डिकोड हो गया, इनक्रिप्ट हो गया, और जब एक कोड में कन्वर्ट हो गया, और जिसके पास भेजा है फिर से वो डिकोड हो गया, और वो जो आपने एनक्रिप्ट किया था वो डिक्रिप्ट हो गया। तो जो आपने भेजा है, जिसको भेजा है सिर्फ आपके द्वारा देखा गया, और जिसको भेजा है वो देख सकता है, लेकिन सर्वर पर जो जा रहा है उसको कोई नहीं देख सकता। ये अब आपकी व्हाट्सएप की जो सिक्योरिटी के हिसाब से कह सकते हैं। इसमें डेटा आपका इनक्रिप्शन भी दिखाता है कि आपका डेटा एंड टू एंड आपके द्वारा भेजा गया, और जिसको भेजा गया उसको बस देखेगा, और बीच में आपके डेटा को कोई भी नहीं दे सकता। जो आपने पहले मूवी देखी होंगी, काफी मूवियों में आपने शायद, नाम तो मुझे नहीं याद है, कि आपने मैसेज कुछ भेजा और उसके बाद बीच में आपका मैसेज है उसको दूसरा मैसेज या कोई अन्य मैसेज किसी ने साफ कर दिया और दूसरा मैसेज लिख दिया, और अगले व्यक्ति के पास आपने कुछ भेजा, आपने लिखा हेलो सर, और यहाँ पर दूसरा मैसेज आया तो और कुछ का, तो वो आपका जो व्हाट्सएप है इन एंड टू एंड इनक्रिप्शन देता है। तो मतलब आपका मैसेज है वो मेरे पास जाएगा, जिसको आपने भेजा है तो वो सुरक्षित जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो आपका इनक्रिप्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर क्राइम का उदाहरण कौन सा है? जो साइबर क्राइम है इसका उदाहरण कौन सा है? तो आप कहेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट, जो आपकी जानकारी चुराना, चोरी करना, थेफ्ट से आपको पता चला होगा, तो वो आपका कह सकते हैं कि जानकारी चुराने के इस्तेमाल के लिए साइबर क्राइम, मतलब कहने का आइडेंटिटी थेफ्ट में किसी की पर्सनल जानकारी चुराना, गलत इस्तेमाल किया जाता है, जानकारी चुरा कर गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपका साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाता है। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस क्यों जरूरी है? तो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इसलिए जरूरी होती है। और जो आपका आईटी एक्ट 2000, ये आपका साइबर सिक्योरिटी में प्रयोग होता है। इस प्रकार से जो हमारा पहला टॉपिक कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी पूरा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपका एआई है, क्योंकि वर्तमान में आप देखेंगे एआई का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो एआई से क्वेश्चन भी आते हैं, आखिर एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। और ये आप देखेंगे वर्तमान में एआई का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई शब्द का प्रयोग पहली बार किसने और कब किया? तो याद रखेंगे, इसका प्रयोग पहली बार जॉन मैकार्थी, जॉन एमसी कार्थी द्वारा 1956 में इसका प्रयोग किया गया। यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका आविष्कार जॉन एमसी कार्थी द्वारा सन 1956 में किया गया। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर जो एक्सप्लेन लिखा है, इन्हें किसके द्वारा फादर ऑफ एआई, तो कौन है वो? आपके जॉन एमसी मैकार्थी। अगला क्वेश्चन है, ट्यूरिंग टेस्ट को प्रस्तावित किसने किया और किस वर्ष दिया गया? जो ट्यूरिंग टेस्ट है इसका प्रस्ताव किसने और किस वर्ष दिया था? तो याद रखेंगे, एलन ट्यूरिंग द्वारा इसका प्रस्ताव 1950 में दिया गया। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, मशीन लर्निंग शब्द का आविष्कार किसने और कब किया? जो हमारा मशीन लर्निंग शब्द है, आखिर इसका आविष्कार किसने और कब किया गया? तो याद रखें, जो मशीन लर्निंग शब्द है इसका आविष्कार
ऑर्थर सोमेल द्वारा सन 1959 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है एआई प्रोग्राम कौन सा था और किसने बनाया। जो आपका पहला एआई प्रोग्राम है आखिर वो कौन सा था और किसके द्वारा बनाया गया। तो जो पहला एआई प्रोग्राम था उसको किसके द्वारा बनाया गया, तो याद रखेंगे उसको एलेन न्यूवेल और हर्बर्ट सिमोन द्वारा बनाया गया। और जो क्या था पहला एआई प्रोग्राम, तो वो था आपका लॉजिक थ्योरिस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब पूछे आने लगे हैं। लॉजिक थ्योरिस्ट 1955 पहला एआई प्रोग्राम था जिसे एलेन न्यूवेल और हर्बर्ट सिमोन के द्वारा बनाया गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई। जो आपका एक्सपर्ट सिस्टम है ये क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई। तो याद रखें जो आपका एक्सपर्ट सिस्टम है यह क्या है, तो यह आपका एक प्रकार का ह्यूमन एक्सपर्ट जैसा निर्णय और इसकी शुरुआत 1970 में हुई। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एलिजा प्रोग्राम किससे संबंधित है। जो एलिजा प्रोग्राम है आखिर ये किससे संबंधित है, तो यह आपके चैटबॉट से संबंधित है और किसने बनाया, तो जोसेफ बेंजेन वियम द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एलिजा 1966 एक प्रारंभिक चैटबॉट था। अगला क्वेश्चन है न्यूरल नेटवर्क की अवधारणा किससे प्रेरित होती है। जो आपके न्यूरल नेटवर्क हैं इसकी अवधारणा आखिर किससे प्रेरित होती है, तो याद रखेंगे इसकी जो प्रेरणा है वह आपके ह्यूमन ब्रेन से प्रेरित होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डीप लर्निंग शब्द का व्यापक उपयोग कब से शुरू हुआ। जो आपका डीप लर्निंग शब्द है आखिर इसका व्यापक रूप से प्रयोग कब शुरू हुआ, तो याद रखेंगे डीप लर्निंग का व्यापक रूप से जो प्रयोग हुआ वो आपका 2006 से हुआ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रोबोटिक्स में एआई का मुख्य प्रयोग क्या है। जो आपका रोबोटिक्स है आखिर इसमें एआई का मुख्य प्रयोग क्या है, तो याद रखेंगे रोबोटिक्स में जो आपका एआई है इसका मुख्य प्रयोग है ह्यूमन लाइक डिसीजन और मूवमेंट, मतलब व्यक्ति जैसा व्यवहार करना। ये आपका रोबोटिक्स में एआई का मुख्य प्रयोग है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। और वर्तमान में देखेंगे एआई समिट पर आपकी काफी चर्चाएं चल रही हैं जो आपका एआई समिट हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है। जो आपके स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है आखिर इसका प्रयोग किस में होता है, तो याद रखेंगे इसका प्रयोग आपका वॉइस असिस्टेंट में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद आपके आईओटी के भी क्वेश्चन होने वाले हैं तो आपको वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी त्रिपाल का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने के अधिक से अधिक चांस होते हैं। तो आप जो मैंने ई बुक के बारे में बताया, तो यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और जो खास बात यह है जो मैथन क्लास हो चुकी हैं आपको उन मैथन क्लास को जरूर देख लेना है, क्योंकि उन मैथन क्लास में प्रत्येक चैप्टर के इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप इसी क्लास में देख सकते हैं इसी प्रकार की प्रत्येक चैप्टर को करवा दिया गया है। जो आपका लास्ट चैप्टर है उसको पूरा करवाया जा रहा है और जो आपको कल आएगा कल आपकी फुल फॉर्म और शॉर्टकट कुंजी दोनों होने वाले जो आपकी इंपोर्टेंट है, तो आपको कल की क्लास भी मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपसे क्वेश्चन पूछता है एनएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनएलपी का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है ह्यूमन लैंग्वेज को समझना। ह्यूमन लैंग्वेज को समझना ये आपका एनएलपी का मुख्य उद्देश्य है। एनएलपी की फुल फॉर्म याद रखेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो आपका एनएलपी है इसका उद्देश्य मानव भाषा जो आपके टेक्स्ट वॉइस को समझना और उस पर कार्य करना। एआई का प्रयोग बैंकिंग में किस लिए किया जाता है। जो आपका एआई है आखिर इसका प्रयोग बैंकिंग में किस लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे एआई का प्रयोग बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। नैरो एआई का उदाहरण कौन सा है। जो आपकी नैरो एआई है इसका उदाहरण कौन सा है, तो नैरो एआई का उदाहरण है वो है आपका वॉइस असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्ट्रॉन्ग एआई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो आपकी स्ट्रॉन्ग एआई होती है वीक एआई होती है, स्ट्रॉन्ग एआई होती है, तो आखिर स्ट्रॉन्ग एआई का उद्देश्य क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग एआई का उद्देश्य होता है ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जो आपकी स्ट्रॉन्ग एआई हो जाएगी मतलब कहने का उसको
व्यक्ति जैसा इंटेलिजेंस बनाना, वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर देखेंगे स्ट्रॉन्ग एआई का लक्ष्य इंसान जैसी पूरी बुद्धिमत्ता विकास करना और विकास अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो एआई के विकास में जो आपका सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है आपका बिग डेटा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एआई को सीखने के लिए लार्ज डेटा, जो बिग डेटा के नाम जाना जाता है, और प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हमने अपने दो टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया। और जो आपका तीसरा टॉपिक, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं आईओटी, क्योंकि आईओटी पर ही आपका ये संदर्भ है। आईओटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। काफ़ी बार आपसे फुल फॉर्म पूछ जाती है कि आईओटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईओटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस शब्द का पहली बार प्रयोग कब और किसने किया? सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कहेंगे सर आर्टिफिशियल, जो आपका आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया और कब किया गया? तो याद रखेंगे केविन एस्ट्रॉम, और इसका प्रयोग सन 1999 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओटी का मुख्य उद्देश्य क्या? जो आईओटी है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखेंगे आईओटी का मुख्य उद्देश्य है, जो आईओटी होता है इसका मुख्य उद्देश्य है डिवाइस को आपस में जोड़कर डेटा एक्सचेंज करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आईओटी का उद्देश्य भौतिक वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़कर डेटा का आदान प्रदान करना, ये आपका आईओटी का उद्देश्य है। आईओटी में थिंग्स से क्या तात्पर्य है? जो हमारा आईओटी में आपने देखा फुल फॉर्म तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है। आखिर थिंग्स का तात्पर्य क्या होता है? तो आईओटी में जो आपका थिंग्स होता है इसका तात्पर्य होता है सेंसर, डिवाइस और ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आर्टिफिशियल आर्किटेक्चर में सबसे निचली परत कौन सी होती है? जो आपका आईओटी आर्किटेक्चर होता है इसमें सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो इसमें जो सबसे निचली परत होती है वो होती है आपकी परसेप्शन लेयर। जैसे आपने ओएसआई मॉडल में देखी थी, टीसीपीआई मॉडल में 4 लेयर होती हैं, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। जो ओएसआई मॉडल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, सबसे नीचे वाली लेयर फिजिकल लेयर होती है। तो यदि आपने इंटरनेट वाली मैथन क्लास नहीं देखी है, जो आपकी 6वीं मैथन क्लास है, तो आप उसमें देख सकते हैं, आपको सारा कुछ उसमें मिल जाएगा। सेंसर का कार्य क्या होता है? जो सेंसर होता है इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे सेंसर का कार्य होता है फिजिकल डेटा को डिटेक्ट करना। जो आपका फिजिकल डेटा है इसको डिटेक्ट करना है, ये आपके सेंसर का कार्य होता है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े हाईवे पे देखा होगा ऑटोमेटिकली चालान कट जाता है, ना तो आपको कोई हाथ देकर रोकता है कि रोको आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, आप हाईवे पर जाएंगे डायरेक्ट। यदि आपकी गाड़ी हाईवे स्पीड में चल रही है तो ऑटोमेटिकली आपका चालान कट जाएगा। वो किस लिए कट जाएगा? वो सेंसर के माध्यम से। सेंसर के माध्यम से आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिटियों में ऑटोमेटिकली, जैसे गर्मी जो टेम्परेचर है तो ऑटोमेटिकली एसी ऑफ हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है, तो टेम्परेचर के अनुसार तो उसमें सेंसर खुद सेंस कर सकता है, खुद महसूस कर सकता है कि मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, और वो ऑटोमेटिकली होता है तो आपका सेंसर के माध्यम से। तो सेंसर किसके माध्यम से? वो आपके आईओटी। जैसे आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर, जो मैंने आपको बताया टेम्परेचर, लाइट, जैसे अंधेरा हो गया तो लाइट जल जाएगी ऑटोमेटिकली, और मोशन गति कर रहा है, ह्यूमिडिटी और फिजिकल जानकारी डिटेक्ट करता है, तो वो आपके इस प्रकार से कह सकते हैं सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओटी में कौन सा प्रोटोकॉल लाइट वेट कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होता है? जो हमारा आईओटी में कौन सा प्रोटोकॉल होता है जो लाइट वेट कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका MQTT। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। MQTT का फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, मैसेज क्वेरिंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। इस प्रकार से आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। MQTT का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेन चीज क्या होता है, जब आप क्वेश्चन को कोई क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं और दोबारा आपके पास वही क्वेश्चन आता है और आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है ये क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ और मेरे ये आंसर सही होने का अधिक से अधिक चांस हो जाता है। जब आप कोई सी क्वेश्चन को एक बार भी देख लेते हैं तो यकीन मानिए 50% आपको याद हो जाता है, और जब आप उसी क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं तो लगभग 70 से 80% पूरा याद हो जाएगा। तो जैसे आप इस क्लास को एक बार देख लेंगे, एक बार आप देख रहे हैं, एक बार आप इसको 2x में देख लेंगे, यदि क्वेश्चन इस क्लास से कोई भी आया तो आप लगा पाएंगे, और इस क्लास से लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चन आपके ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से पेपर में पूछ जाते हैं। आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, लेकिन मैं इसी चैनल पर आप देखेंगे मैं लगातार 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पर, तो मेरा एक्सपीरियंस है जिन साथियों ने पेपर दिए हैं, हर महीने पेपर होता है, 2 महीने या 3 महीने बाद पेपर होता है। जैसे आपका जनवरी फरवरी में नहीं हुआ, लेकिन मार्च में हो रहा है, दिसंबर में। अब आपका जो पेपर
जैसे मार्च में होगा, अप्रैल में भी होगा, मई में भी होगा, जून में भी होगा। लगातार 3-4 महीने आपके पेपर चलने वाले हैं। तो जो साथ ही पेपर देते हैं, जैसे आपका भी पेपर हो जाएगा, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर बता सकेंगे सर कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे। पोस्ट के माध्यम से बता सकते हैं, जैसे आप देखेंगे, आप वीडियो सेक्शन पे जाकर बता सकते हैं। जैसे आप वीडियो पेपर देके आएँगे, आप किसी वीडियो के नीचे बता देंगे सर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन जो मैंने बताया 2 साल से लगातार मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप जैसे साथी आते हैं और बताते हैं सर इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं, तो उसी टॉपिक का जो आपको मेरे 2 साल का अनुभव है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये सारी क्लास आती हैं। और जो आपके द्वारा बताया जाता है, आपके साथियों द्वारा कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, तो वो सभी आप कराए जाते हैं। क्योंकि इसमें ये नहीं होता है, आपको सिर्फ पता चलता है कि आप ट्रिपल सी पास हुए हैं या फेल हुए हैं। ना तो आपकी कॉपी मिलती है, ना आपको आंसर की दिखाई जाती है, सीधे आपका रिजल्ट आता है। या तो आप फेल दिखाएंगे या आप पास दिखाएंगे। तो तैयारी इस प्रकार कीजिए जिससे कि आप पास हो जाएं। 100 क्वेश्चन में से यदि आपके 50 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो आप वहां पर ट्रिपल सी पास कहलाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पूरे 100 क्वेश्चन में से आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 1.5 घंटे का समय मिलता है। तो जब आप पेपर देके आएंगे, तो आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। तो इसी प्रकार जो मैंने आपको क्लास बताई है, आपको ये सारी क्लास कर लेनी है। और आपके लिए स्पेशल मैथ क्लास आएंगी, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। और फिर भी आपको ट्रिपल सी संबंधित कोई भी डाउट होता है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्मार्ट होम किस तकनीक का उदाहरण है? तो जो आप कहेंगे स्मार्ट होम वह हमारा IoT का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, IoT में क्लाउड कंप्यूटिंग की भूमिका क्या? जो IoT में क्लाउड कंप्यूटिंग है, आखिर उसकी भूमिका क्या है? तो याद रखेंगे, IoT में क्लाउड कंप्यूटिंग की जो भूमिका है, वो है हमारी डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग। और आप सभी से एक प्यारा सा मैं कमेंट चाहूंगा कि क्या मैं आपसे लाइव बात करूं, तो आप बता सकते हैं। तो डेली शाम 6 बजे नहीं, 5 बजे हम लाइव क्लास का सेशन रखना चाहते हैं। तो आप बताएंगे कि लाइव सेशन में मैं आपसे ज़्यादा नहीं 15 मिनट आपसे डेली बात कर सकूं। तो क्या आप चाहते हैं कि डेली 15 मिनट में मैं आपके सारे डाउट पूरे क्लियर कर सकूं? तो आप कमेंट में यदि बताएंगे कि लाइव क्लास होनी चाहिए, तो उस लाइव क्लास में मैं आपके सामने डेली 15 मिनट रहूंगा। 5 बजे से लेकर 5:15 तक 15 मिनट में लाइव क्लास में आपके जो भी डाउट होंगे, वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि लाइव क्लास में जो आपको मैं 15 मिनट कह रहा हूँ, वो होने चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं आपकी डिमांड के ऊपर। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो भी आपके डाउट है, उनको क्लियर करने का जो हमने समय दिया है 5 बजे से लेकर, उसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत है कि हमसे मुझसे लाइव बात करें, क्योंकि लाइव जैसी क्लास चलेगी आपकी 5 बजे से, उसमें सिर्फ आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। जो भी डाउट होंगे, उन सभी को क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि जो लाइव क्लास है, डाउट क्लियर करने की क्लास है, वो शाम 5 बजे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपके ज़्यादा कमेंट आते हैं तो यकीन मानिए वो क्लास जो इसमें 4 से 5 दिन बाद चालू करने वाला हूँ, मैं अभी से आपके लिए स्टार्ट कर सकता हूँ। पूछा गया था अगले क्वेश्चन नंबर 39 RFID तकनीक का प्रयोग IoT में किस लिए होता है? जो आपका RFID है, इस तकनीक का प्रयोग IoT में किस लिए होता है? तो याद रखेंगे, RFID तकनीक का प्रयोग IoT में किस लिए होता है? तो याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए IoT में इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन मिस हो गया है। IoT में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जो हमारा IoT होता है, इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तो IoT में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, वो होती है सिक्योरिटी और प्राइवेसी की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वेरेबल डिवाइस किस IoT कैटेगरी में आते हैं? जो आपके वेरेबल डिवाइस हैं, आखिर ये IoT की किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये आपके कंज्यूमर IoT में आते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल IoT IIoT का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग आपका फैक्ट्री और इंडस्ट्री में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT में गेटवे का कार्य क्या होता है? जो हमारा IoT होता है, आखिर उसमें गेटवे का कार्य क्या होता है? IoT में गेटवे का कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, IoT में जो गेटवे का कार्य होता है, सेंसर और क्लाउड के बीच कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT में कौन सा नेटवर्क अधिक प्रयोग होता है? जो हमारा IoT होता है, उसमें कौन सा नेटवर्क अधिक प्रयोग होता है? जो IoT में जो सबसे ज़्यादा अधिक नेटवर्क प्रयोग होता है, वो होता है आपका बैन। और बैन का फुल फॉर्म होता है
वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट का प्रयोग होता है। इंटरनेट का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप यह क्लास कहाँ से देख रहे हैं, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट एग्रीकल्चर किसका उदाहरण है। तो स्मार्ट कहीं पर भी आपको शब्द मिले तो वो आपका IoT एप्लीकेशन के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT में एक्वेटर्स का क्या कार्य होता है। तो IoT में जो आपके एक्वेटर्स होते हैं इसका कार्य होता है आपका फिजिकल एक्शन करना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रयोग होता है। जो आपका IoT डिवाइस में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वो आपका IP एड्रेस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हेल्थ केयर में IoT का प्रयोग किस लिए होता है। जो आपका हेल्थ केयर होता है उसमें IoT का प्रयोग किसके लिए होता है, तो हेल्थ केयर में IoT का प्रयोग होता है वो आपका पेशेंस मॉनिटरिंग के लिए होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन, IoT और AI का संयोजन किसे जन्म देता है। तो आपका जो IoT और AI है इसका संयोजन आपको एक प्रकार का कह सकते हैं स्मार्ट सिस्टम का जन्म देता है। मतलब IoT और AI मिलकर किसको जन्म दे सकता है, तो वो आपका एक स्मार्ट सिस्टम को जन्म दे सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं और आपके जो 9 चैप्टर हैं उन सभी को पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। तो यह उम्मीद मानता हूँ कि आपने सारी क्लास देख ली होगी। नहीं देखी तो आप वीडियो सेक्शन पे जाकर या प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होंगे। और जो मैंने आपसे कहा है 5 बजे जो आपकी लाइव क्लास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। आपके सामने कुछ मैथ क्लास आ चुके होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।